आपको बता दूं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पावर इन एसी सर्किट। कहने का मतलब एसी सर्किट में शक्तियां होती हैं उसके बारे में। 3 शक्तियां होती हैं, तीनों का नाम जान लीजिए क्योंकि कोई भी पूछ सकता। और यह चीज अगर आप याद किए रहेंगे तो आने वाले 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर में आप इसके में जैसे टीडीईपी पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी पूछ भी सकता है, काफी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं और पेपर्स वगैरह होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो वहां भी काफी पूछे जाते हैं। रियल पावर, ट्रू पावर, एक्टिव पावर क्या होती है इसके बारे में सब नाम एक ही है, ठीक है। अपरेंट पावर यानी आभासी शक्तियां क्या होती हैं, रिएक्टिव पावर यानी प्रतिकारी शक्ति क्या होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि शक्ति त्रिभुज यानी पावर ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज पावर ट्रायंगल। देन उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं पॉलीफेज सिस्टम, बहुकला प्रणाली के बारे में। देन उसके बाद जानेंगे कि 3 फेज सप्लाई का उत्पादन यानी जो हमारे घरों पर 3 फेज सप्लाई, आपने देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पे 3 फेज सप्लाई जो आती है वो किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है। क्या हम 3 फेज सप्लाई अपने घर पर बना सकते हैं, क्या 3 फेज सप्लाई हम जनरेटर बना सकते हैं, इसके बारे में टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम लोग अपनी टॉपिक पे तरफ चलते हैं, पावर इन एसी सर्किट। कहने का मतलब एसी सर्किट में शक्तियां। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिंग करंट, भाई वही पुराना चीज। प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में, प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में भी तथा आई के बीच, ध्यान देना, भी तथा आई के बीच कलांतर पाया जाता है यानी फेज डिफरेंस पाया जाता है। और वही जो फेज डिफरेंस cos फाई होता था उसी को तो हम लोग पावर फैक्टर बोलते थे, ठीक है। तथा इनके बीच जो फाई कोण होता है उसको हम 2 घटकों में बांटेंगे। एक तो बनेगा आपका आई cos फाई, दूसरा आई sin फाई। जो आपका आई cos फाई आता है इसको एक्टिव पावर बोलते हैं एंड जो sin फाई आता है उसको हम रिएक्टिव कंपोनेंट, कहने मतलब एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर या तो कंपोनेंट भी बोल सकते हो, घटक। कंपोनेंट का मतलब घटक होता है, जिस भाई को इंग्लिश ना समझ में आ रहा है वो हिंदी में समझ लेगा। एक्टिव का मतलब होता है घटक और रिएक्टिव घटक, ठीक है। तो cos फाई एक्टिव एंड आई sin फाई रिएक्टिव। देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको फेजर डायग्राम नहीं, वेक्टर डायग्राम आपको दिख रहा है। वेक्टर डायग्राम में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक हमारी यहाँ पे V है और यहाँ पे I है। V और I थे तो इसको हमने 2 भागों में जब वियोजित किया मतलब बांट दिया तो एक घटक इसका आ गया V cos फाई आ गया जिसको एक्टिव कंपोनेंट बोले I का। दूसरा है I sin फाई आया जिसको हम रिएक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे I sin फाई का। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो हमारी तीनों शक्तियां हैं इन तीनों शक्तियों के बारे में क्या विशेष बातें हैं, हम इसको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति अगर इंग्लिश में बोले तो रियल पावर, ट्रू पावर या फिर बोल सकते हैं उसको एक्टिव पावर। उसके बाद है आभासी पावर जिसको अपरेंट पावर के नाम से हम लोग जानते हैं। देन उसके बाद है रिएक्टिव पावर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकारी शक्तियां। तो सबसे पहला जो आपको जानना है आभासी शक्ति यानी अपरेंट पावर क्या होती है। देखिए एसी सर्किट में जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट वाली सर्किट है जो एसी सर्किट पे ऑपरेट होती है, एसी से कोई सर्किट ऑपरेट हो उसे एसी सर्किट बोलेंगे, ठीक है। एसी सर्किट में वोल्टेज तथा करंट के यानी धारा के भी तथा आई के गुणनफल को आभासी शक्तियां बोलते हैं यानी अपरेंट पावर बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है V है यानी वोल्टेज तो वोल्ट हो जाएगा, I है करंट यानी एम्पियर हो जाता है। इसको VA या kVA से शो करते हैं। अगर कहीं kVA आ जाए तो उससे आपको घबराने नहीं है, डरने नहीं है बिल्कुल, बिकॉज के K का मतलब किलो यानी बड़ी वैल्यू की बताता है, ठीक है। kVA होता है और एक kW होता है। आने वाले और वीडियोस लेक्चर में kW और kVA के अंतर को आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो kVA जो आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, kVA। देखो मैं बता दूं kVA और kW कहां अप्लाई होते हैं, जहां पे अगर हम देखें इनपुट हम करंट देते हैं और हमें आउटपुट में करंट मिलता है तो उसको हम kVA में दर्शाते हैं। और जहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट दें और हमको रिजल्ट में कुछ दूसरे प्रकार से हमें मतलब करंट इस तरह का ना मिले, आउटपुट करंट ही ना मिले, उसको हम kW यानी किलोवाट में शो करते हैं। आप कहने का मतलब ये हुआ जो आपकी ट्रांसफार्मर होते हैं उसको kVA में रेटिंग उसकी होती है, जबकि मोटर में kW यानी किलोवाट में होती है। मैं आपके लिए एक होमवर्क भी बता दूं कि kW और kVA आप अपने टीचर से पूछकर कमेंट सेशन में व्हाट्सएप पर या तो टेलीग्राम्स पे जरूर बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा, इंटरव्यू एंड कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम मतलब जो ज्यादा एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जो तैयारी वगैरह एग्जाम, उसमें काफी ज्यादा ये पूछता रहता है भाई कि बताओ अच्छा kVA वर्सेस kW यानी किलोवाट में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है वास्तविक शक्ति, ट्रू पावर, एक्टिव पावर, जो भी कह लो भाई सब पावर ही है, ठीक है। तो वास्तविक शक्ति, ठीक है, वास्तविक शक्ति क्या होती है। देखिए एसी सर्किट में वोल्टेज, करंट यानी V और I तथा पावर फैक्टर मतलब क्या, cos फाई
के गुणनफल को हम वास्तविक शक्ति कहते हैं। अगर वास्तविक शक्ति में cos फाई आता है, इसका आपको ध्यान रहे। किस शक्ति में? आभासी शक्ति में कोई cos फाई या sin फाई का चक्कर नहीं रहता, लेकिन वास्तविक शक्ति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी इंक्लूड होता है। परिपथ में जो भी कार्य होता है, ध्यान देना, परिपथ में जो भी कार्य होता है वह इसी सर्किट, इसी शक्ति के कारण। अगर मान लो कि इसी परिपथ में शक्तियां फ्लो, मतलब करंट आपने लगा दिया, सोर्स लगा दिया, तो जो करंट फ्लो हो रही है तो इसी शक्ति के कारण, यानी एक्टिव पावर के कारण ही उसमें कार्य हो रहा। मोटर चल रही है, इसी शक्ति के कारण हो रहा है। इसे सक्रिय शक्ति, एक्टिव पावर कहते हैं। इस शक्ति को वाट फुल कंपोनेंट, ध्यान देना, वाट फुल कंपोनेंट पावर कहते हैं, ठीक है, या इसको ये कहो पावर कह लो या वाट फुल कंपोनेंट कहो। इसका जो मात्रक होता है वाट होता है या तो किलोवाट होता है। वाट छोटा मात्रक है, किलोवाट बड़ा मात्रक है। के का मान वही आपका भाई 1000 हो जाएगा, 10 पावर 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वास्तविक शक्ति को जो फार्मूले आएंगे निकल करके वो क्या आने वाले हैं। वास्तविक शक्ति इज इक्वल टू V इंटू आई cos फाई हो जाएगा। अब मात्रक क्या होगा भाई, KW लिख लो ना, KW मतलब बड़ी यूनिट में ली गई, किलोवाट में लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किलोवाट और KVA बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको मिलेगा, कहीं से भी सर्च करके किसी तरीके से पढ़ के हमें जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्रतिकारी। प्रतिकारी मतलब अप्रेंट शक्ति, अप्रेंट पावर क्या होती है। देखिए AC सर्किट में वोल्टेज तथा करंट तथा साइन फाई, ध्यान देना, AC सर्किट हो और उसमें वोल्टेज, करंट तथा साइन फाई के गुणनफल को हम लोग प्रतिकारी शक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, अप्रेंट पावर के नाम से जानते हैं। इस शक्ति द्वारा, यानी ये जो आपकी अप्रेंट पावर है, इसके द्वारा सर्किट में कोई भी वर्क नहीं होता। करती क्या है भाई ये सर्किट, जब आ गई, मतलब सर्किट में ये करंट हमारी आ गई, ये अप्रेंट पावर आई, तो ये मतलब सर्किट में क्या करेगी, इसका क्या काम है, इसके बारे में समझिए। अपितु यह जो होती है करंट होती है प्रतिकारी शक्ति, रिएक्टिव, यहाँ पे आपका है सॉरी रिएक्टिव बोलते हैं, ठीक है, जो आपका प्रतिकारी उसको रिएक्टिव बोलते हैं। तो रिएक्टिव जो पावर आपकी है, ठीक है, जो आपके रिएक्टिव पावर है, ये स्वयं में उत्पन्न होगी, मतलब अपने आप प्रोड्यूस होती है, एंड अपने आप ये खपत भी हो जाती है, मतलब इसका कंजम्पशन भी हो जाता है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे, इस शक्ति को वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। इस शक्ति को हम क्या कहते हैं, वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं। एवं इसे अगर मैं शो करने की बात करूं तो वोल्टेज एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव यानी VAR, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव यानी VAR, या तो KVAR, KVAR का मतलब किलो हो जाता है, K से कोई मतलब नहीं है, K सिर्फ बड़ी वैल्यू को दिखाता है, ठीक है, में व्यक्त करते हैं। दो इस प्रकार से, मतलब सो गाइस इस तरीके से आपके जो पावर्स निकल करके आती हैं, प्रतिकारी शक्ति इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू साइन फाई हो जाएगा, जिसको हम KVAR से, मतलब इसका मात्रक जो होगा, यूनिट होगा, उसे शो कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पावर ट्रायंगल। 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा पेपर में, व्हाट इज पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल बताओ क्या होता है। अगर पावर ट्रायंगल आपको आ गया तो समझो ये जो आपका जो कौन कौन सा ट्रू पावर, एक्टिव पावर, जो रियल पावर थी, अप्रेंट पावर थी, रिएक्टिव पावर थी, इन तीनों पावर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम पावर ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो आपका रजिस्टिव ड्रॉप है, मतलब रजिस्टिव ड्रॉप नहीं, इसको वास्तविक शक्ति ट्रू पावर है VI cos फाई KW से जस्ट इसके नीचे बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगा VI sin फाई KVAR, एंड इसके तुल्य, कहने का मतलब इसके तुल्य होगा, या तो यहाँ से ले लो, छोड़ो उसको, यहाँ से जो होगा, यहाँ से इस तरीके से इस तरह का आपका एक्टिव पावर हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से आपका हो जाएगा VI हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच एंगल है तो इधर नहीं जाना है, यहीं से देखना है। तो ये आपका रिफरेंस रूप में हो गया, ये इससे 5 डिग्री लैगिंग में है, मतलब पश्चगामी में है, तो VI हो जाएगा VI cos फाई, और इसमें यहाँ से जो शक्तियाँ भाई उत्पन्न हो रही है, खत्म हो रही है, इससे नहीं पता, तो ये जो आपका आएगा वो प्रतिकारी शक्ति आती है, तो VI sin फाई KVAR से आ जाएगा। देखो अब देख सकते हैं गाइस कि K देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ये था KVA, इसको हम देखो KVA दिखाते हैं, तो KVA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये देखो कण है, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, और यहाँ पे आपका जो कण दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा VI cos फाई, मतलब जो आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार लंब हो गए सबका स्क्वायर भाई। तो हमने क्या किया कि इसके स्क्वायर को हटा दिया, तो KVA इक्वल टू अंडर रूट KW का होल स्क्वायर प्लस KVAR का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपने अभी तक क्या जाना कि भाई पावर ट्रायंगल क्या होता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं भाई जनरेटर की।
काफी लोग नहीं पढ़े होते हैं भाई जनरेटर, तो उन्हें नहीं पता चलता भाई 3 फेज सप्लाई कैसे जनरेट होती है। जो हमारे घरों तक आती है, ट्रांसमिशन लाइन में यूज की जाती है, वो कौन सी सप्लाई है, कैसे 3 फेज बनाते हैं। जबकि हमने जो अभी तक आपने भी देखा होगा, जो गांव में अगर कहीं मैरिड वगैरह है या वेडिंग है, तो वहां पर जो जनरेटर इस समय तो 3 फेज के आ रहे हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले या अभी भी देखोगे जो छोटा जनरेटर होता है वो 2 फेज ही देता है, लेकिन इसको 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज, जितने फेज चाहे उतने फेज में बना सकते हैं, लेकिन 3 फेज उपयुक्त माना गया है। उससे ज्यादा करेंगे तो डिसएडवांटेज हो जाएंगे, मतलब इकोनॉमिकल पढ़ने लगेगा, अच्छा नहीं होगा, तो आप बनाएंगे ही क्यों। ठीक है, मेन मोटो होता है कि इकोनॉमिकल हमको पढ़ना चाहिए। तो बढ़ते हैं बहुकला प्रणाली की तरफ, पॉलीफेज सिस्टम की तरफ। देखिए, ऐसी प्रणाली या ऐसा सिस्टम जिसमें 2 या 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक कला वाली राशि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अधिक से कला वाली राशि पॉलीफेज सिस्टम कहलाता है। जो आपके पॉलीफेज सिस्टम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 2 फेज आप नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 3 फेज के भी होते हैं, 4 फेज के भी होते हैं, 6 फेज के होते हैं, 12 फेज के होते हैं, एसेट्रा, मतलब और भी फेज के हो सकते हैं। कैसे इनमें हम प्रोड्यूस कराएंगे, आइए देखते हैं। अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर हम, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख करके मूव कराते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमने 2 चुंबक रखे, 2 मैग्नेट रखा, एक सिरा N, दूसरा S है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके बीच में हमने 3 कंडक्टर लाए, एक कंडक्टर को हमने नाम दिया R, दूसरा कंडक्टर का नाम दिया Y, तीसरे कंडक्टर का नाम दिया हमने B। R, Y, B फेज होते हैं, तो इसी तरीके से दे दिया। आप देखिए यहाँ पे इस तरह ओमेगा कोणी वेग से हम इसको मूव कराएंगे, घुमाएंगे। ए सिरा है तो ए डैश ले लिया, बी डैश होगा और सी डैश हो गया, कोई डरने वाली बात नहीं। हमारे जो फ्लक्स है वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं इस तरीके से, इस तरह से नॉर्थ से साउथ तरफ फ्लक्स जाता ही है, साउथ से नॉर्थ नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए उत्पादन कैसे होगा। हम क्या करेंगे, देखो जिस तरीके से इसमें 3 कंडक्टर को एक साथ, मतलब देखो एक इस तरीके का आपका मतलब क्या होगा, इसमें क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, सॉफ्ट बनेंगे। इस सॉफ्ट में हम तीनों को रख करके इस तरह से मूव कराते हैं। लेकिन अगर हम 4 को भी रख करके इसको इस तरह से मूव कराएं, देखो इतना तो रख कर कराएंगे, लेकिन इसमें जो कनेक्शन करते हैं वो अपने अनुसार करेंगे। हम इसको स्टार कनेक्शन में कर सकते हैं, हम इसको डेल्टा कनेक्शन में कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस लेक्चर में आप स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन तो रेजिस्टेंस का पढ़ा है, लेकिन कुंडली का कैसे पढ़ोगे, उसके बारे में क्या है वो चीज सब जान जाओगे। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होता है, तीनों को रखकर इस तरह घुमाते हैं भाई, फ्लक्स कटेगा। देखो R सबसे पहले कटेगा भाई, जिस वजह से, जिस कारण से R में पहले फ्लक्स उत्पन्न होगा, फिर उसके बाद Y में, फिर उसके बाद B में। बस एक जाहिर सी बात थी। तो समझो 3 फेज का सप्लाई उत्पादन कैसे करेंगे, इसी तरीके से कुछ भी कर लेना अपने तरीके से। जब 3 फेज, ध्यान देगा, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में 3 कुंडलियों को परस्पर 120 डिग्री पर यानी 120, ठीक है, 120 डिग्री पर स्थित करके, अस्थायी करके एक समान कोणीय वेग यानी ओमेगा से घुमाएंगे, तो तीनों कुंडलियों में समान विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, यानी उत्पन्न हो जाता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली एक बात और ये रही कि जो हमारा कोण है, ये हमारा जो एंगल है, ये फिक्स होना चाहिए। क्योंकि हम 360 को अगर मैं बात करूं, 360 डिग्री को अगर मैं बात करूं, तो इसको हमने 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हमारा 120 आएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पर स्थापित करना, ये नहीं कि एक को भाई 120 डिग्री पर प्रत्येक को, ये नहीं कि एक को 100 पर कर दे, एक को ज्यादा कर दे, 150 कर दे, इस तरह कर दोगे तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ईएमएफ का। हालांकि ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा उपयुक्त कौन माना जाएगा, 120 3 फेज के लिए। ठीक है, तो तीनों कुंडलियों में एक समान ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तथा इन कुंडलियों में स्टार कनेक्शन तथा डेल्टा कनेक्शन, हमने बताया भी कि भाई स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन जैसी हमें जरूरत हो हम उस तरह निकालेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो वह डेल्टा कनेक्शन ही निकलता है, स्टार कनेक्शन बहुत कम निकलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन कर करके हम 3 फेज सप्लाई प्राप्त की जाती है, तथा इस 3 फेज सप्लाई से प्राप्त वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, इस 3 फेज से जो हमें प्राप्त वोल्टेज होगा वो कितना होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं VR, ध्यान दीजिएगा, VR जो है वो V अब साइन हो गया, क्योंकि जो हमारा
पहला जो हमारा रेड से, आर्स का मतलब जो रेड है, येलो है, ब्लू है, तो रेड में जो हमारा रेड वायर है इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो Vm sin ओमेगा टी हो जाएगा। जस्ट इसके बाद क्योंकि 120 डिग्री बाद होगा तो ओमेगा टी में से फाई एंगल माइनस होगा, यानी 120 डिग्री बाद वाई में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एंड उसके बाद वी आर की अपेक्षा वी आर 240 डिग्री यानी 24, ठीक है, 240 डिग्री के बाद इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इक्वेशन बनकर जो आने वाला Vb इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री के बाद ही इसमें प्रोड्यूस है। इस तरीके से तीनों में कितना ईएमएफ यानी वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आज के जो वीडियो की टॉपिक थी, हमने इतने सारे टॉपिक्स पर अध्ययन किया। जस्ट ये सब जो इंपॉर्टेंट है अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।